नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं और उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद भी आती होंगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने 12 सूत्र बताए थे, 12 ऐसे सूत्र बताए थे जो हमेशा सत्य साबित हुए। लाल किताब के कुछ ऐसे बैटिंग वर्ड हैं जिनको अगर आप याद कर लें और कुंडली पर अगर उसको आप कुंडली पर लगा कर देखें और सामने वाले के सामने जब वो बैटिंग वर्ड आप बोलेंगे तो सामने वाला बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएगा, हैरत में पड़ जाएगा कि आपको ये कैसे पता है। तो आज भी मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र बताने वाला हूं जिनको अगर आप याद कर लें, कंठस्थ कर लें तो एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं और सामने वाले को सरप्राइज कर सकते हैं। तो कुछ सूत्र हैं, उनको अच्छे से आप याद कर लें। क्या क्या सूत्र हैं, चलते हैं सूत्रों की तरफ। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि ग्रहों को हमने लाल किताब में किस प्रकार देखना है। मैं अपनी सभी वीडियो में बताता हूं कि लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए, यानी लगन से उल्टा गिनती करते हुए, एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना खाना नंबर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार कुंडली के खाने होते हैं। और लाल किताब में ग्रहों को खानावार देखा जाता है, राशि वाइज हम नहीं देखते। और ज़्यादातर मेरे जो सूत्र हैं, जो फार्मूले हैं, वो खानावार बताए गए हैं। राशि वाइज जहाँ पर बोला गया है राशि, तो वहाँ पे राशि शब्द बोला होगा इस राशि में बैठे हुए ग्रह। लेकिन जहाँ पर खाना बोला गया है कि इस खाने में बैठे हुए ग्रह, तो लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए आप खाने को काउंट करके देखेंगे। तो बात करते हैं सूत्रों की। यदि चंद्रमा चौथे भाव में हो, यदि कुंडली के खाना नंबर 4 में चंद्रमा हो, तो ऐसा इंसान जब भी कंजूसी करेगा तो उसको एक्स्ट्रा पैसा जो आ रहा था, पैसे का जो दरिया था वो बंद हो जाएगा। यानी कुंडली के खाना नंबर 4 में अगर चंद्रमा हो तो धन का दरिया होते हैं, यानी जितना खर्चे उतना बढ़े। और जब कंजूसी करने लग जाएं तो पीछे से पैसा भी आना बंद हो जाए। तो खाना नंबर 4 में चंद्रमा धन का दरिया होते हैं और ऐसे इंसान को कंजूसी नहीं करनी चाहिए जिनकी कुंडली के खाना नंबर 4 में चंद्रमा बैठे हों। साथ ही साथ दूध कभी नहीं जलाना चाहिए। खाना नंबर 4 में चंद्रमा हो, दूध नहीं जलाना चाहिए, दूध बेचना नहीं चाहिए, बल्कि घर में आए हुए जो रिश्तेदार हैं उनको भी दूध ही परोसा जाए, ठंडा दूध परोसा जाए या दूध और जल मिला के कच्ची लस्सी बना के उनको मीठी लस्सी बांटी जाए, बहुत अच्छा फल देगी। लेकिन दूध को बेचने से या दूध को जलाने से धन की हानि होगी, माता की सेहत खराब रहेगी। माता जैसी स्त्रियों का आशीर्वाद लेने से ऐसा इंसान और ज़्यादा तरक्की करेगा। कुंडली के खाना नंबर 4 में चंद्रमा हो और इंसान माता के चरण स्पर्श करके डेली निकले तो आगे बढ़ता जाएगा, तरक्की करता जाएगा। और माता से चांदी की डब्बी में पुराने चावल डलवा के सफ़ेद कपड़े में बांध के अगर अपने पास में रख लें तो यह अति उत्तम होगा। माँ का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा और उनकी तरक्की में सहायता देगा। अगली बात करते हैं, अगर शुक्र लगन में हो, अगर लगन भाव यानी पहले खाने में ही अगर शुक्र बैठे हों तो इंसान आशिक मिजाज होता है। यानी ऐसे इंसान का जो मन होता है वो बहुत चंचल होता है और किसी भी स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाता है। ना जात देखे, ना पात देखे, ना ऊंच देखे, ना नीच देखे। यानी ऐसा इंसान जिस पे दिल आ गया बस उसके पीछे पड़ जाता है और आशिक मिजाज होता है। लगन भाव में अगर बुध हो, अगर बुध
लगन भाव में हो, पहले खाने में हो, तो ऐसा इंसान हंसी मजाक वाला मजाकिया टाइप होता है और खुश दिल होता है, हंसी मजाक वाला होता है। बुध यदि लगन में हो, और ऐसा इंसान अपनी जुबान के जरिए या अपनी कलम की ताकत से फांसी भी माफ करवा सकता है। तो बुध अगर लगन में हो तो व्यक्ति हंसी मजाक वाला, विनोदी, मजाकिया टाइप का बंदा होता है। तीसरे भाव में अगर शुक्र हो, अगर तीसरे भाव में शुक्र हो तो जिस भी इंसान की कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र है, ऐसा इंसान या ऐसे इंसान की तरफ अगर लड़का है तो स्त्रियां बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगी, यानी औरतें ऐसे इंसान की तरफ आकर्षित होती रहेंगी और कोई ना कोई स्त्री ऐसे इंसान से जुड़ी रहती है। और अगर स्त्री की कुंडली में शुक्र तीसरे भाव में है तो कोई ना कोई पुरुष उसकी तरफ आकर्षित होता रहेगा। तो तीसरे भाव में शुक्र होने पर अगर मर्द की कुंडली में शुक्र तीसरे भाव में है तो उसकी स्त्री भी मर्द स्वभाव की होगी, यानी दिलेर होगी, हिम्मती होगी, तीसरे भाव में शुक्र होने से। और ऐसा इंसान स्त्रियों की तरफ आकर्षित होता होगा या स्त्रियां ऐसे इंसान की तरफ आकर्षित होती होंगी। राहु यदि पांचवें भाव में हो, यदि कुंडली के पांचवें भाव में राहु हो तो ये पूर्व जन्म के कुछ कर्म बताता है, अशुभ कर्म बताता है, यानी पिछले जन्म में आपने कुछ अशुभ कर्म किए होंगे, यानी पिछले जन्म का सांपों का श्राप बताता है। पिछले जन्म में ऐसे इंसान ने सांप मारे होते हैं, तो सांप मारने की वजह से इस जन्म में संतान का कष्ट होता रहता है या संतान के संबंध में बुरे संकेत मिलते हैं। यानी पंचम भाव में राहु हो तो संतान विघ्न होता रहता है, संतान विघ्न की आशंकाएं रहती हैं। पंचम भाव में अगर राहु हो तो पिछले जन्म में इंसान ने सांप मारे होते हैं और इस जन्म में संतान का कष्ट उसको भुगतना पड़ता है। लगन में यदि बृहस्पति हो, यदि लगन यानी पहले भाव में बृहस्पति हो तो व्यक्ति के घर के पास, यानी जिस भी इंसान की कुंडली में बृहस्पति लगन में है तो उसके घर के आसपास मंदिर, गुरुद्वारा या पीरों की जगह अवश्य ही होगी। और लगन में बृहस्पति होने से व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है, पूजा पाठ में अधिक ध्यान देने वाला होता है और ऐसे इंसान की तरक्की भी लोगों का भला करने में, लोगों की सेवा करने में, राह चलते राहगीरों की सेवा करने में, ऐसे इंसान की तरक्की देखी गई है और पाई गई है। सातवें भाव में अगर बृहस्पति हो, अगर कुंडली के सातवें भाव में बृहस्पति हैं तो घर में किसी चारपाई या बेड का पाया टूटा हुआ होता है, उसको ठीक कराना चाहिए, ठीक करा के रखना चाहिए। बेड का पाया टूटा होता है अगर सप्तम भाव में बृहस्पति हो, और सातवें भाव में बृहस्पति हो तो कई बार सोने का नुकसान भी होता है। यदि राहु कुंडली के खाना नंबर 1 या खाना नंबर 2 में हो या केतु कुंडली के खाना नंबर 1 या खाना नंबर 2 में हो, यदि लगन भाव में राहु हो या खाना नंबर 2 में राहु हो या लगन भाव में केतु हो या खाना नंबर 2 में केतु हो, तब व्यक्ति के गुप्तांग पर तिल का निशान होता है, या ये कहें कि व्यक्ति के नाभि से लेकर घुटने से ऊपर के हिस्से में तिल का निशान अवश्य ही हो। केतु यदि चौथे भाव में हो, यदि कुंडली के खाना नंबर 4 में केतु हो तो ऐसे इंसान के छाती पर लाल रंग के तिल का निशान या लहसुन का निशान होता है। चौथे भाव में केतु होने से माता को कष्ट रहता है, मानसिक अशांति रहती है और ऐसे इंसान की छाती पे कहीं ना कहीं लाल रंग का तिल या लाल रंग का लहसुन का निशान होता है। केतु यदि 9वें भाव में हो, यदि कुंडली के
9वें भाव में केतु हो तो व्यक्ति चाय पीने का अधिक शौकीन होता है। और 9वें भाव में केतु हो तो ऐसे इंसान ने अगर घर में कुत्ता भी रखा हुआ हो तो वो कुत्ता इंसान जितनी समझ रखने वाला होता है, इंसान से भी ज़्यादा समझदार और वफादार होता है। और ऐसे इंसान का पुत्र भी बहुत वफादार होता है। लगन में केतु हो तो यात्रा में विघ्न डालते हैं। यदि केतु लगन में हो तो ऐसे इंसान की यात्रा अक्सर रुक जाती है। अगर विदेश यात्रा लगी हुई है, वीज़ा भी आ गया है, पासपोर्ट भी है, सब कुछ है, एन मौके पर जब वह इंसान फ्लाइट पकड़ने वाला होगा, कोई ना कोई पीछे से ऐसा रीज़न आएगा कि उसको फ्लाइट छोड़नी पड़ेगी। यानी विदेश यात्रा में बाधक होता है लगन भाव में केतु। केतु यदि 8वें खाने में हो, यदि कुंडली के 8वें भाव में केतु हो तो घर में बार बार कुत्ता रखने से कुत्ते की मृत्यु होती रहती है। यानी कई बार 8 कुत्ते तक ऐसे घर में मरते हैं जिनके घर के स्वामी की कुंडली में 8वें केतु हो। तो यदि केतु 8वें भाव में है तो कुत्ते पे कुत्ता मरता जाएगा। और जब कुत्ता मरेगा तो आपके पुत्र संतान की उम्र को बढ़ाता जाएगा। यानी किसी की कुंडली में यदि 8वें भाव में केतु हैं तो विवाह के बाद उनको कुत्ता अवश्य रखना चाहिए। संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए कुत्ता रखना सहायक होगा। और जितने कुत्ते मरेंगे उतनी ही उस इंसान की आयु बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि हम कुत्ता क्यों रखें, जब हमें पता ही है कि कुत्ते ने मर जाना है तो हमें कुत्ता क्यों रखना चाहिए। तो 8वें भाव में जो केतु है, केतु 8वें भाव में मोक्ष का कारक होता है। और ऐसे इंसान के घर में जो भी कुत्ता मरता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है और अपनी वफादारी का सबूत देकर जाता है। यानी मालिक के पुत्र संतान की रक्षा करता है और पुत्र संतान के बदले में खुद को अर्पण कर देता है। केतु 8वें भाव में हो तो ऐसे इंसान को अपनी मृत्यु का समय पहले ही पता चल जाता है। 8वें भाव में केतु मौत के फरिश्तों को देखने वाला होता है, सुनने वाला होता है। तो 8वें भाव में केतु हो तो मृत्यु का समय से पहले ही पता चल जाता है। यदि सूर्य 7वें हो तो व्यक्ति तेज नमक खाता है। यदि 7वें भाव में सूर्य हो तो ऐसा इंसान नमक साधारणतया तेज खाता है, बाकी लोगों से अधिक नमक खाता है। 7वें भाव में सूर्य हो तो सूर्य नीच हो जाते हैं और ऐसे इंसान को मीठा खाकर, पानी पीकर घर से बाहर निकलना चाहिए और अपने बाल हल्के ब्राउन रखने चाहिए। सफ़ेद गाय की सेवा नहीं करनी चाहिए। काली क्रूप गाय की सेवा करने से ऐसा इंसान तरक्की पाता है। यदि चंद्रमा 7वें भाव में हो, यदि कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा हो तो पत्नी अति सुंदर होती है और ऐसा इंसान लक्ष्मी का अवतार होता है। यानी ऐसे इंसान के पास में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती। 7वें भाव में चंद्रमा होने से पत्नी बहुत खूबसूरत होती है और लक्ष्मी का अवतार होती है। तो ऐसे इंसान को जिसका कुंडली में 7वें भाव में चंद्रमा हो, शादी से पहले पत्नी के वजन के बराबर चावल या तो ऐसे इंसान को पहले ही अपने घर में रखने चाहिए या पत्नी अपने वजन के बराबर चावल लेकर आए। विवाह के समय दहेज में लड़की अपने वजन के बराबर चावल लेकर आए। यदि शनि 7वें भाव में हो, कुंडली में यदि शनि 7वें भाव में हो, लगन के बिल्कुल सामने, तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होगी या पति होगा उस इंसान से उम्र में या तो बड़ा होगा या बड़ा दिखता होगा। दूसरी बात, जिनके 7वें भाव में शनि हो या लगन भाव में शनि हो तो पति या पत्नी अदर कास्ट के होते हैं। यानी पत्नी या पति किसी दूसरी जात के होंगे और
दोनों में उम्र का भी फर्क होगा। तो आज जो मैंने आपको सूत्र बताए, ये लगभग 16 सूत्र मैंने आपके सामने पेश किए हैं और ये 16 के 16 सूत्र आप लगाकर देखें कुंडलियों में। आप इनको एक बार फिट बैठाकर देखें, आप एक बार इनको चेक करके देखें, ये सारे ही सूत्र सत्य साबित होते हैं। और अगर किसी सूत्र में आपको लगता है कि ये सूत्र सही नहीं बैठ रहे हैं तो आप उनकी डेट ऑफ बर्थ सही से कंफर्म कर लें और चलित कुंडली में भी देख लें कि कहीं ग्रह आगे पीछे तो नहीं हो गए हैं। और ग्रह यदि आगे पीछे हो गए होंगे तो ये सूत्र पूरी तरह कारगर सिद्ध नहीं होंगे। लेकिन यदि वास्तव में शनि जहां पर मैंने बोल दिया वहीं पर बैठे हुए हैं और जो मैंने प्रेडिक्शन की है वही प्रेडिक्शन वहां पे सामने आएगी। 7वें भाव में मैंने शनि के बारे में बोला है कि आयु कुछ अधिक लगती है और पति या पत्नी दोनों अलग कास्ट के होते हैं, अलग अलग कास्ट के होते हैं। तो बिल्कुल आप इसको आजमा कर देखें, आपको ये सूत्र लगता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस व्हाट्सएप पे सेंड करें और इस नंबर पर फ़ोन करके मुझे ज़रूर बताएं। कुंडली की जो फीस है वो आप गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम कर सकते हैं। फ़ोन पर ही आप फीस के बारे में जान सकते हैं। कुंडली का पूरा एनालिसिस करने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। तो यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो याद रखें, कम से कम 2 घंटे का समय आपको देना होगा। और कुंडलियाँ कई बार बहुत ज़्यादा कुंडलियाँ होती हैं तो कई बार जो है एक से ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं, यानी 2 दिन भी आपको अपनी कुंडली दिखाने में लग सकते हैं। यानी आज आपने अगर डेट ऑफ बर्थ दी है तो हो सकता है आज पूरे दिन आपको कॉल ना आए, अगले दिन आपको कॉल अवश्य ही आ जाएगा। क्योंकि सभी कुंडलियों को बारीकी से देखना पड़ता है। जिंदगी का सवाल है, हमारे एक भी उपाय के गलत कर देने से नुकसान भी हो सकता है। तो आपको कोई नुकसान ना हो, आप कुंडली दिखाकर उसका समाधान, अपनी समस्या का समाधान सही से ढूंढ सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि कुंडली को बारीकी से देखा जाए और आपको सही सही उपाय बताए जाए। तो उसमें समय अवश्य लगता है, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना किया करें। अपनी कुंडली विस्तार से दिखाएं और सही उपाय करके लाभ उठाएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।